पे अटेंशन एवरीबॉडी, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पर डायमेंशनल इक्वेशन। आप किसी भी क्वांटिटी के बच्चों डायमेंशन पता कर सकते हो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में उसको लिख करके। यहाँ लिखा हुआ है MLT, A स्टैंड्स फॉर एम्पियर, K केल्विन बता रहा है, मोल लिखा है और कैंडेला लिखा है। दीज वर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो ऑलरेडी अपन को पता होती हैं। समझ रहे हो बच्चों, ये MLT, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। बट जनरली अपन किसके फॉर्म में लिखते हैं इसको, टॉप 3 के फॉर्म में लिखते हैं MLT। एम यहाँ पे बच्चों मास डिपेंड कर रहा होता है, एम मास, मतलब जहाँ जहाँ फॉर्मूले में केजी मिल जाए उसको यूज कर लेना। लेंथ वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, क्योंकि लेंथ के लिए भी एल इस्तेमाल होगा, ब्रेथ के लिए भी, हाइट के लिए भी, डेप्थ के लिए भी, रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर, इन सबको अपन बच्चों मीटर में ही काउंट करते हैं ना। इवन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो बहुत ज़्यादा अपन नाइन्थ पे फोकस करते थे ना कि डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होगा, लेकिन इन दोनों के दोनों को आप मीटर में चेक करते हो और मीटर का जो अपना डायमेंशन आएगा बच्चों कैपिटल एल आएगा और टाइम के लिए यहाँ पे टी हो जाएगा। तो डायमेंशंस आर जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। MLT के फॉर्म में उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायमेंशंस आर सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें मास कितने हमको नहीं मालूम होता, लेंथ कितने हमको नहीं मालूम होता, टाइम कितने होते हैं हमको नहीं मालूम होता। आप बात समझ रहे हो बच्चों, जितने होंगे अपन वहाँ लिखते चले जाएंगे। तो सबसे इजी से शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज विच मस्ट बी रेज्ड। ये वो पावर्स होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की जिनको बढ़ाना जा, विच मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। मतलब फर्स्ट लाइन अगर फोकस करोगे ना बच्चों, देखो यहाँ पे तो क्यू लिखा हुआ है, कोई भी दुनिया की क्वांटिटी हो सकती है, उस क्वांटिटी को इन 7 लोगों के रिस्पेक्ट में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस। लिखा हुआ है ABCD करके, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बच्चों सेम आंसर आएगा, ये हमें मालूम होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल हैव द सेम आंसर। तो मास इनके पास होगा तो बोलोगे सर नहीं होगा, लेंथ होगा तो बोलोगे यस सर, लेंथ के लिए 1 हो जाएगा और टाइम के लिए कितना हो जाएगा 0। मतलब कहने का मतलब बच्चों सिर्फ एल भी लिख सकते हो उसके लिए। तो लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, इन तीनों को मीटर में चेक करते हैं। इनकी डेफिनेशन भले अलग हो सकती है लेकिन डायमेंशन की लैंग्वेज में बच्चों तीनों के तीनों एक बराबर ही कहलाएंगे और इनके डायमेंशन भी मैच कर जाएंगे। एरिया का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोलना ही पड़ेगा अपन को। या तो एरिया हो जाएगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, या ए का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल। इन तीनों का जो एरिया आएगा बच्चों मीटर स्क्वायर में आएगा और उसी की वजह से यहाँ पे देखो एरिया के लिए मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये देखो एरिया के लिए एल का स्क्वायर मिल रहा है और वॉल्यूम के लिए मुझे एल का क्यूब मिल रहा है। आप बात समझ रहे हैं इन दोनों को। तो बच्चों स्पीड का जब पढ़ेंगे ना या वेलोसिटी का, तो फर्क नहीं पड़ता इनके फॉर्मूले क्या हैं, बस न्यूमरेटर में एल होगा, डिनोमिनेटर में टाइम होगा, तो बच्चों एल हो जाएगा, टाइम ऊपर जाके बच्चों -1 बना लेगा, जस्ट लाइक रेसिप्रोकल थिंग्स, और आपका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली कोई पूछता है एक्सेलरेशन या छोटा वाला जी 9th क्लास का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, तो बोलोगे सर L/T का स्क्वायर होगा ये। तो ये भी कैसे आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है, वो आप देख लो फटाफट। यही बॉटम पेज पे देखो बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर जी V-U/T होता है। हाँ है ना बच्चों, होता है ना। तो न्यूमरेटर में तो वेलोसिटी के डायमेंशन आने चाहिए और डिनोमिनेटर में टाइम क्या आना चाहिए, तो नीचे आ जाएगा t और ऊपर जाएगा LT-1। इसको ढंग से लिख लो, LT-2। ठीक है, और सजा के लिख लो इसको, M0L1T-2। ठीक है, इतने आसानी से अपन डायमेंशंस को सीख सकते हैं। तो डायमेंशन क्या है प्रैक्टिकली, डायमेंशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट्स इट। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है बच्चों, फोर्स का डायमेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको प्रीवियस लेक्चर्स में, मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी। फोर्स को बोलते हैं बच्चों लोग मास इनटू एक्सेलरेशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो मास के लिए यहाँ पे देखो m लिखा हुआ है और एक्सेलरेशन के लिए मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि क्या मास सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो बोलोगे नो सर, मास वाला केवल मास से मल्टीप्लाई होगा। और छोटे बच्चे वाला एक फॉर्मूला लिखा हुआ है x⁴n इंटू x⁴n बराबर कितना हो जाएगा m+n। तो यहाँ देखो 1+0 का टर्म आ रहा है, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेंथ 1 और टाइम 1 बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊं ये
कई सारे फॉर्मूले के साथ कोलैबोरेट करके लिखा जाएगा। आप याद करिए इसको शॉर्ट फॉर्म में। फोर्स के लिए लिखते हैं अपन mlt-2। क्या बोलते हैं बच्चों फोर्स के लिए? mlt-2। वर्क का फॉर्मूला क्लास 9 से पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होता है बोलो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला ऊपर से कॉपी कर दिया और डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों एल लिख दिया है। वापस आप वही काम करोगे तो हो जाएगा m1l2t-2। फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, फॉर्मूला होता है इसका 1/2 mv²। तो हाफ का डायमेंशन नहीं पढ़ा जाता बच्चों, ठीक है। हाफ इज द कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या होंगे? इसका डायमेंशनलेस कांस्टेंट। देखो मास के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, एक m लिखा हुआ है और वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन को पता होता है lt-1 लिखा है, उसका स्क्वायर लगाया यहाँ पे बच्चों। सो व्हेन यू डू दिस आपको मिल जाएगा m1 l2 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा, ये दोनों के स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ मिलने लग जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा m1 l2 t-2। मेरे कहने का मतलब है हर जगह पे आपको x⁻m इंटू x⁻n करके सॉल्व करना होता है। मास वाले को मास से रिलेट करना है, टाइम वाले को टाइम से और लेंथ वाले को लेंथ से। यहाँ देखो ना 1 लिखा है, यहाँ पे देखो बड़ा सा 0 लिखा हुआ है बच्चों, 1 + 0 हो जाएगा 1। ऐसे करके आप लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों, मैंने भी वही फॉर्मूले लिखे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूलेस, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, m लिखा है, g लिखा है, h लिखा है। तो m से आ रहा है मास, g से आ रहा है बच्चों ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, और हाइट का मतलब मेरे पास l आ गया। तो हाइट को देखो अपन l से देखते हैं, बात समझ रहे हो आप? हाइट को अपन l से देखते हैं, मास अपना इस फॉर्म में आ रहा है, ग्रेविटी की फॉर्मूला ये लिखी हुई है। कोई इश्यू तो नहीं बच्चों यहाँ तक? बोलो एक बार। इसको रीअरेंज कर लो, मास हो जाएगा 1, लेंथ देखो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 और 1 मिलके क्या बना लेंगे 2, और टाइम कितना हो जाएगा बच्चे लोग -2। इतना ही करना है अपन को, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज, बोलो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज m1l2t-2। कोई डाउट तो नहीं है? ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कुछ कुछ ना अपन डायमेंशंस पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। पहला है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बच्चों कैपिटल वाले जी से देखते हैं। हम लोग 9th क्लास में ज़रूर पढ़ के आते हैं कि दो मास रखे होते हैं, जैसे मान लो एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एज पर द न्यूटन्स। और डिस्टेंस कितना होता है बच्चों उनके बीच का, d होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो बोलोगे सर जी फोर्स का फॉर्मूला होता है g फर्स्ट मास सेकेंड मास डिवाइड बाय उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है। राइट बच्चों, इसको ना आप लोग g के लिए सॉल्व कर लो। तो g स्टैंड्स फॉर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ हो जाएगा m1 और यहाँ हो जाएगा m2। बच्चों इस पूरे का डायमेंशन निकाल लो। तो फोर्स के लिए हो जाता है बोलो mlt-2। डिस्टेंस मतलब क्या होगा, लेंथ का टर्म होगा, लेंथ के लिए क्या हो जाएगा d2 लिखा है तो l2 कर लो। और पहले मास के लिए एक m हो जाएगा, दूसरे मास के लिए दूसरा m हो जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा क्या सोचना है आपको? सोचो बच्चों क्या बोल रहा है टीचर। तो एक मास से एक मास को हटा दो, वो मास ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा m-1। l कितना हो जाएगा, यहाँ 1l है, यहाँ पे 2l है, तो हो जाएगा बच्चों l3, और ये हो जाएगा t-2। याद कभी नहीं करना आपको ये वाले फॉर्मूलेस। आप बस इतना ध्यान रखो बच्चों, आप बस इतना ध्यान रखें कि हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है ये पता हो बस। दिस शुड बी योर अंडरस्टैंडिंग कि ये फॉर्मूला अपन को पता है, अपन कर ले जाएंगे। देखो बच्चों प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालना होता है ना। अभी अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 11th में पहले आ जाता है प्लैंक कांस्टेंट, हम लोग 12th में पढ़ेंगे फिजिक्स में भी। ऐसा होता है बच्चों, कोई फोटोन वगैरह अगर चल रहा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी से हमको एनर्जी रिलेट करनी होती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी हो जाती है। तो वो कहते हैं एनर्जी E=H इंटू, ये फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है, उसको बोलते हैं F। यहाँ से h को फाइंड कर लो तो हो जाएगा बच्चों E/F, और बस स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की देरी होती है। दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, कोई भी एनर्जी हो, आप याद करो उसका डायमेंशन होते हैं ml2t-2। मैं ये कहाँ से लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको 2 पेज पहले पढ़ाया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ml2t-2 वाला, तो क्यों ना वहाँ से अपन कॉपी कर लें। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब 9th क्लास का बच्चा भी जानता है, कहेगा सर 1/t कर लीजिए, उसमें क्या टेंशन लेना।
तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होते हैं टी इनवर्स, तो वही यहाँ लिख देता हूँ टी इनवर्स। जब ये ऊपर जाएगा बच्चों तो +1 बनाएगा, तो यहाँ से देखते ही देखते आपके एच के डायमेंशन आ गए जो कि m1 होंगे, l2 होंगे और t -2 + 1 विल बी -1। याद कभी नहीं करना है, जो याद करने वाली बात है वो ये आपको अभी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा जब केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ाई जाएंगी चीज़ें। यहाँ तक का क्लियर है? सो लेट्स डू सम सिंपल वर्क। हम लोग के बच्चों का टीचर मान लो आके बोलता है मोमेंटम का डायमेंशन निकाल कर दिखाओ। हमसे टीचर आके बोलता है बच्चों इम्पल्स का डायमेंशन निकाल कर दिखाओ। हमसे टीचर आके बोलता है टॉर्क का डायमेंशन निकाल के दिखाओ। तो मैं बहुत श्योर हूँ कि मोमेंटम और इम्पल्स आपको ऑलरेडी पता है 9th क्लास से, और टॉर्क अभी 11th में बता दूंगा मैं आपको। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग मास इंटू वेलोसिटी, दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है हम डायमेंशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो मास से आ जाएगा बड़ा वाला m और वेलोसिटी से आ जाएगा बच्चों LT-1। इसको सजा के एक साथ लिख दो MLT-1। इज दिस क्लियर? हाँ ना बोलो भाई। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एवरेज फोर्स एक्टिंग फॉर अ टाइम, फोर्स इंटू डेल्टा टी, ऐसे पढ़वाया जाता है इसको। अभी आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में अभी, है ना। तो इम्पल्स आई मतलब फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा। तो बस स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की देरी होती है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है हम डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स का होता है सबसे फेमस फार्मूला है फोर्स का बच्चों, 1000 जगह पे लगता है, तो याद कर लीजिए MLT-2। और टाइम के लिए क्या हो जाएगा टी। जैसा आपको पता होता है x⁴m इंटू x⁴n कितना हो जाएगा x⁴m + n। तो यहाँ जो टाइम की पावर में 1 लिखा है तो वो इससे इंटरेक्ट करेगा। आपका आंसर हो जाएगा m1 l1। बोलो -2 + 1 कितना होता है? समझ आ रहा है? टॉर्क को बच्चों अपन टाउ से देखते हैं, और ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही अभी अनअवेलेबल होगा, आपको पता ही नहीं क्या मतलब है इसका, इसलिए फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। बच्चों उसका फॉर्मूला होता है R इंटू एफ। आर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और एफ फोर्स जो दुनिया जानती है। देखो फोर्स हर जगह लगता आ रहा है, कितना कॉमन इंसान है ना, कितना फालतू आदमी यहाँ भी लग गया और यहाँ पे भी लग गया। तो आर का मतलब हो जाएगा बच्चों लेंथ, और फोर्स के लिए हो जाएगा MLT-2। ये कितना आना चाहिए बताओ मुझे? m1 लेंथ 1 लिखा है तो यहाँ पे लेंथ 2 कर लेंगे, और टाइम कितना हो जाएगा -2। इज दिस क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात? बच्चों यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन, बोलो, एरिया। और डेंसिटी का मतलब होता है, लेट से डी से देख रहे हैं तो हो जाता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। बात समझ रहे हो? तो फोर्स के डायमेंशन कितने होंगे? तो बोलोगे सर हमको मालूम हो गया है फोर्स के डायमेंशन होते हैं MLT-2, एरिया स्टैंड्स फॉर L2। कितना हो जाएगा अगर 2 पर जाएगा तो? आया क्या समझ में? डेंसिटी बच्चों स्फीयर की देखी जाए या क्यूब की देखी जाए, स्फीयर के डेंसिटी में 4/3 पाई आर क्यूब का टर्म आएगा, और यहाँ पर ए क्यूब का टर्म आएगा। मतलब वॉल्यूम क्यूब का टर्म आ रहा है, मतलब कहने का है कि लेंथ क्यूब का टर्म आएगा। तो जब पढ़ाई करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो मास, और वॉल्यूम की जगह पे बच्चों एल क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा m1 l-3, और टाइम वहाँ पे नहीं है। ऐसे लिखे जाते हैं बच्चों डायमेंशंस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी इन टर्म्स ऑफ लेंथ क्यूब, एंड दैट इज व्हाई माय आंसर इज कमिंग लाइक दिस। कोई दिक्कत? सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इलेक्ट्रिकल वेरिएबल का डायमेंशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, टू बेटर अंडरस्टैंड कैसे करते हैं डायमेंशंस वर्क। बिकॉज आप लोग ना जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आप लोगों को और नई चीज़ें एक्सपोज होती जाएंगी। तो करंट को तो अपन जनरली आई से देखते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करंट अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसका डायमेंशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अपन को। करंट के डायमेंशंस बस स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक बड़ा सा एम्पियर लिख सकते हो। ये अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मास 0 लिख लो, लेंथ 0 लिख लो, टाइम 0 कर लो, और करंट के नाम पे एम्पियर कर लो। यही इसका डायमेंशन होगा। चार्ज के बारे में कितना बोला जाए उतना ही कम है बच्चों। चार्ज को अपन क्यू से देखते हैं, और 10th क्लास का बच्चा जानता है कि आई का फॉर्मूला होता है Q/T। अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। ऐसा करते ही वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकता है। तो Q के क्या डायमेंशन आ रहे हैं बच्चों, जरा बताना मुझे। आई मतलब करंट, उससे क्या मिलेगा एम्पियर, और टाइम से क्या मिल जाएगा टी। तो बच्चों ए इंटू टी होता है, इसको सजा के भी लिख सकते हो m0 l0 t1 और a1। कोई दिक्कत वाली बात? मुझे नहीं लगता यहाँ तक होगी।
पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चों इसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है। आपको याद होगा 10th क्लास पास करते ही अपन इसकी डेफिनेशन भूल जाते हैं पोटेंशियल की, जो चैप्टर 1 में बताई जाती है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में। पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, तो इट इज बेसिकली वर्क डन अपॉन चार्ज, एंड एज सून एज यू पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड इट योर आंसर इज कंप्लीटेड। बस बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट मार दो यहाँ पे। तो वर्क का कितना होता है तो पूरी दुनिया जानती है, ma/2t-2, और चार्ज कितना होता है, a/t। इसको ढंग से लिख के दिखाओ बच्चे लोग, इसको ढंग से लिख के दिखाओ। m1 L2 टाइम ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, t-3 और a-1। इज दिस क्लियर? तो आपको ये याद थोड़ी करना है, आपको केवल अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, ओम्स लॉ से कितना होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? अरे ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, V/I। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो V आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, कॉपी कर लो ना वहां से, क्या दिक्कत है। m1 L2 t-3 और a-1, नीचे क्या हो जाएगा, करंट का मिलता है एम्पियर, जल्दबाजी में कट मत कर देना, वो ऊपर जाके बनाएगा। तो रेजिस्टेंस का भी अपना एक लाइन में आ गया। बोलो m1 L2 t-3 और a क्या हो जाएगा, -2। कोई परेशानी वाली बात बच्चों? नहीं। कैपेसिटेंस इज अ न्यू टर्म, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ बच्चों, Q बराबर C/V होता है। यू विल स्टडी दिस फॉर्मूला इन 12th क्लास, तभी याद कर लो, Q बराबर CV। QCV ऐसे पढ़ते हैं इसको। यहाँ से अगर C देखा जाए, मतलब कैपेसिटेंस देखा जाए, तो वो हो जाएगा Q/V। अगर मैं गलत नहीं तो Q और V दोनों के डायमेंशन इसी पेज पे लिखे हुए हैं, कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। तो C इक्वल्स टू, चार्ज का डायमेंशन बोलो बच्चों, कितना होना चाहिए, a/t। और V के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ लिखे हुए हैं, तो हो जाएगा m1 L2 t-3 और a-1। इतना आ रहा है क्या समझ में सबको? इसको ढंग से लिख लीजिए, क्या परेशानी है। m हो जाएगा -1, l हो जाएगा -2, टाइम -3 ऑलरेडी है, ऊपर जाके बच्चों +3 बनाएगा, और ऊपर ऑलरेडी t एक और रखा हुआ है, तो t की पावर 4 और a की पावर बच्चों 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो +1 बनाएगी, और ये ऊपर जाएगी तो बच्चों +3 बनाएगी। ठीक है, तो ऐसे देखते ही देखते हम लोगों ने क्या पढ़े आज, बड़े ही आसानी से कुछ इलेक्ट्रिकल वेरिएबल के डेफिनेशन पढ़ लिए। ऐसे ही बच्चों हीटिंग वेरिएबल्स के आते हैं, मैग्नेटिक वेरिएबल्स के आते हैं, तो वो सारे जब 12th में आते जाएंगे तो कराते जाऊंगा मैं आप लोगों को। बट अभी अपन लोगों ने बेसिक फॉर्म में कई सारे डायमेंशंस पढ़ लिए हैं, जिसमें क्या लॉजिक लगता है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स।